नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति का और हम बात करेंगे अखिलेश यादव की, बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जानने का प्रयास करेंगे उन कारणों की जिन कारण से अखिलेश यादव ने पीडीए बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार नरेंद्र मोदी को बहुमत के लिए तरसा दिया। जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बनाए गए 2014 में, तब से लेकर आज तक 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव, हर चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को सुधारती रही, आगे बढ़ाती रही। लेकिन 2024 में एक ऐसा धक्का लगा अखिलेश यादव के पीडीए के द्वारा नरेंद्र मोदी के सपनों को, जिसके कारण नरेंद्र मोदी अपने बलबूते पर बहुमत पाने से तरस गए और उत्तर प्रदेश में भी पहला चुनाव नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर होते हुए हारे, तब भी जब मोदी के साथ योगी का भी साथ था। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपने इसी प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे जो प्रदर्शन उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया? क्या योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की पीडीए में सेंधमारी कर पाएंगे? इन सब सवालों का जवाब तो जनता देगी 2027 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन मित्रों, आप कह सकते हैं कि भारत में कोई भी साल और महीना ऐसा नहीं होता जो चुनाव का नहीं होता है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं 2026 की शुरुआत में ही, और 2026 में जो स्थानीय निकाय का चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं एक थर्मामीटर होगा, एक पैरामीटर होगा, एक इंडिकेशन होगा। लेकिन वैसे कहा जाता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। तो यही बात भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि 2024 में अखिलेश यादव की जो पीडीए की सफलता थी वो एक बुलबुला था, वो एक काठ की हांडी थी जो एक ही बार चढ़ता है, दोबारा नहीं चढ़ सकता। क्या था कारण? जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव का जो पीडीए था और जो उसका प्रदर्शन था वो एक नैरेटिव जो राष्ट्रीय स्तर पर गढ़ा गया कि नरेंद्र मोदी को अब की बार 400 पार, अगर 400 सीटें आ गई तो फिर क्या होगा? 400 सीटें आ गई तो भारतीय जनता पार्टी जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को बदल देगी। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर मनुवादी शासन व्यवस्था स्थापित कर देगी, केवल ब्राह्मणों की चलेगी, दलितों का दोयम दर्जे की स्थिति होगी इस भारत के लोकतंत्र में। ये जो नैरेटिव गढ़ा गया अखिलेश यादव के द्वारा, उसका सर्वाधिक असर हुआ कि दलित मतदाता जो माने जाते थे पहले इस चुनाव 2024 के चुनाव से पहले कि वो उनके लिए पहली प्राथमिकता मायावती की पार्टी बसपा हुआ करती थी, लेकिन बसपा इस चुनाव में लगभग 5 से 7% अपना वोट खो दी और जब बसपा का वो वोट कटा तो वो सब वोट जुड़ा किसके साथ? अखिलेश यादव के साथ। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले होता यह था कि मायावती से कटने वाला हर वो वोट अखिलेश यादव के खिलाफ जाता था, चाहे वो मायावती के पक्ष में जाए चाहे बीजेपी के पक्ष में जाए। मतलब अखिलेश यादव के उम्मीदवार को जो भी उम्मीदवार हराने की स्थिति में होता था, मायावती के समर्थक हो या मायावती के समर्थक नहीं भी हो, मतलब जितने भी दलित मतदाता उत्तर प्रदेश में, उनकी आबादी लगभग 18 से 19%, 20% तक कहा जाता है। 11 की जनगणना के अनुसार लगभग 20% की आबादी है दलितों की। तो इनकी प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी बसपा, और बसपा के बाद दूसरी प्रायोरिटी होती थी कि वो उम्मीदवार जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हरा सके। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर खतरे के मद्देनजर दलितों ने जो बसपा से कटे, उन दलितों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट डाला और उसमें अखिलेश यादव के द्वारा किया गया एक सोशल इंजीनियरिंग भी काम आया। अखिलेश यादव ने एक सोशल इंजीनियरिंग ये किया कि कई सामान्य सीटों पर भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने का काम किया अखिलेश यादव ने। जैसे लगातार चर्चा होती है अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पराजय की। अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पराजय का एक सबसे बड़ा कारण रहा कि अखिलेश यादव ने वहां जिस अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, वो अवधेश प्रसाद
पासी समाज से आते हैं, जो कि दलित समाज की एक बिरादरी है, अनुसूचित जाति से आते हैं। तो एक नया प्रयोग, उससे पहले क्या हुआ करता था, प्रायः समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वहां से हुआ करते थे सामान्य जाति के उम्मीदवार, और अधिकतर बार उम्मीदवार हुआ करते थे मित्रसेन यादव। आपको याद होगा, जो कि यादव जाति के उम्मीदवार को ही समाजवादी पार्टी लड़ाया करती थी चुनाव। वही स्थिति रही मध्य उत्तर प्रदेश में या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी, जहां समाजवादी पार्टी अधिकतर लोकसभा सीटों पर यादव जाति के उम्मीदवार लड़ाया करती थी। इस बार एक नया प्रयोग किया अखिलेश यादव ने। माना जाता था कि कुर्मी और कुशवाहा जाति के लोग, जो मौर्य, सैनी, शाक्य, ये इन जातियों के मत प्रायः माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाता है, रहते भी थे। गैर यादव पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ मतदान करता रहा। भारतीय जनता पार्टी के 90 के दशक से ही, जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से गैर यादव पिछड़ा लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ रहा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता रहे, कुर्मी बिरादरी के, लोध बिरादरी के, उमा भारती हो, कल्याण सिंह हो, फिर भारतीय जनता पार्टी से जो ओम प्रकाश सिंह थे, विनय कटियार, ऐसे कई चेहरे भारतीय जनता पार्टी, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, ऐसे कई चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने दिए। कुशवाहा समाज से, शाक्य, मौर्य, सैनी समाज से अभी केशव प्रसाद मौर्य वहां के डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव था, जो मुजफ्फरनगर का इलाका, आपको याद होगा मुजफ्फरनगर दंगे के बाद किस प्रकार से जाट समाज, जाट और गुजर समाज सब के सब भारतीय जनता पार्टी के साथ इकट्ठा होते थे। लेकिन अखिलेश यादव के पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वैसे अखिलेश यादव इसे स्वीकार नहीं करते कि ए फॉर अल्पसंख्यक, अखिलेश यादव बताते हैं, हाँ ये स्वीकार करते हैं कि पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, लेकिन ए फॉर अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करते। इस पर कंफ्यूज करने वाला बयान लगातार समाजवादी पार्टी के खेमे से आता रहता है, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि ए फॉर अल्पसंख्यक करने के बाद जो इनके खिलाफ ध्रुवीकरण होता है, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है, अखिलेश यादव को नहीं मिल पाता। तो सवाल यही है मित्रों कि अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को केवल अगर तुलना करेंगे अगर, तो उसी में छिपा हुआ है 2027 के विधानसभा चुनाव का परिणाम। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मात्र 2 दलों के साथ था, सोनेल अपना दल जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है उसके साथ, और निषाद पार्टी के साथ जो कि संजय निषाद की पार्टी है। 3 पार्टियों का गठबंधन था लोकसभा चुनाव में, और इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला था, विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी के साथ। तो बीजेपी को मिला था 43.10%, एनडीए को, बीजेपी को अकेले 41.29% और पूरे एनडीए को 43.10%। क्षमा प्रार्थी हूं गलती के लिए, ठीक है। और बीजेपी 255 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी, और साथ ही बीजेपी के जो सहयोगी हैं उनको, अनुप्रिया पटेल को 12 सीटें मिली थी, संजय निषाद की पार्टी को 6 सीटें मिली थी। कुल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 273 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुआ था। वहीं पर समाजवादी पार्टी को जो वोट शेयर मिला था वो था 36%। लगभग 7% का डिफरेंस था भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। मतलब 7% का डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी के पास 43.10% और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिला था 36.27%। और इस गठबंधन से निकलकर लोकसभा चुनाव में 2 दल चले गए बीजेपी के साथ। एक सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही थी, जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन था इनका, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अंतर आया था। दूसरा अंतर आया था आरएलडी का, राष्ट्रीय लोकदल का, जयंत चौधरी की पार्टी। जयंत चौधरी की पार्टी 33 सीटों पर गठबंधन करके लड़ी थी समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में, लेकिन उनके मात्र 8 विधायक जीत पाए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में यही आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन करके लड़ रही थी चुनाव। लेकिन मतों का आंकड़ा देख लीजिए आप, मतों का आंकड़ा क्या है।
बीजेपी के एनडीए को जहां मिला था 43.69%, 43.69%, लगभग बीजेपी विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा में आधा % वोट ज्यादा पाने में कामयाब हुई थी। उसके कारण क्या होते हैं कि विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार, स्थानीय उम्मीदवार अधिक होते हैं तो उनको भी वोट मिला करता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में पोलिंग सेंट्रलाइज होती है, लोकसभा के उम्मीदवार होते हैं, इसीलिए निर्दलीय और अन्य उम्मीदवारों को वोट कम मिला करता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया कि परसेंटेज बीजेपी का था 43.69% विधानसभा चुनाव की तुलना में आधा % ज्यादा। लेकिन समाजवादी पार्टी को, जहां विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात मैं कर रहा हूं, इंडिया अलायंस, और एक और अंतर क्या आया था लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी से। 399 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, जिसमें मात्र 2 जीत पाई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का तालमेल कांग्रेस पार्टी के साथ था। ओम प्रकाश राजभर नहीं थे, जयंत चौधरी की पार्टी नहीं थी, उसके बावजूद अखिलेश यादव की पार्टी को 43.52%, मतलब मात्र 0.17% वोट कम एनडीए से अखिलेश यादव की पार्टी को मिला। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो 60% का गैप था, वो गैप 0.17% का गैप पर आ गया। अब यह ट्रेंड अगर बरकरार रहता है तो 2027 में बाबा योगी आदित्यनाथ की विदाई तय है। और यदि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव की पीडीए में सेंधमारी कर पाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव परिणाम को पलट सकती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है, जिस बात को मैं जोड़ रहा हूं मित्रों। मेरा मानना यह है कि लोकसभा के चुनाव के दौरान 2 बातें हुई थी। एक तो सबसे पहली बात निकल कर आई थी कि लोकसभा चुनाव में, जैसा मैंने बताया, कि पीडीए का प्रदर्शन बेहतर होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि संविधान पर खतरे की बात जो निकली वो निकली 400 पार। अब की बार 400 पार मतलब संविधान खतरे में है। यह नैरेटिव जो है ना, यह बहुत हिट किया था इंडिया अलायंस के पक्ष में। लेकिन विधानसभा चुनाव में यह नैरेटिव अधिक काम नहीं करेगा। दूसरा, इसीलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के लिए यह बड़ी चुनौती है कि उस पीडीए को बरकरार रख पाना। दूसरी बात है बता रहा हूं, विधानसभा चुनाव में आपने देखा, बिहार में विधानसभा चुनाव जब हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक जंगल राज की अवधारणा, मतलब कि अगर राजद सत्ता में आती है, राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आती है तो अपराध बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा। यही नैरेटिव समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ भी विधानसभा चुनाव के दौरान फैक्टर काम कर सकता है। क्योंकि लोगों को याद है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग याद दिलाने का प्रयास करेंगे कि वो दौर अखिलेश यादव का जब मोहम्मद आजम खान की भैंस खोजने के लिए पुलिस ढूंढा करती थी। अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे अनगिनत, मुजफ्फरनगर का दंगा, ऐसे कई घटनाएं भारतीय जनता पार्टी लोगों को याद दिलाएगी। और तीसरी बात, सबसे पहली बात है कि बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण, जिस प्रकार से ध्रुवीकरण वहां मुसलमानों के खिलाफ होता है, वैसे ही जैसे सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है, वैसे ही यादव जाति के खिलाफ भी, अखिलेश यादव के खिलाफ विशेषकर जो ध्रुवीकरण होता है खिलाफ में, जो गैर यादव पिछड़ों की एकजुटता बन जाती है कि नो, किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव को सत्ता में नहीं आने देना है। किसी भी कीमत पर दलित मतदाता ये सोचते हैं कि भाई अखिलेश यादव की सत्ता में आने के बाद यादव जाति के जो लफंगे हैं, कानून व्यवस्था की समस्या बढ़ जाती है। आपको याद होगा मायावती ने 2007 में जो बहुमत पाई थी, उसमें नारेबाजी क्या होती थी, चर गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। मतलब समाजवादी पार्टी का जो प्रोजेक्शन है, समाजवादी पार्टी के बारे में जो धारणा है, वो धारणा क्या है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के बाद समाज के अंदर अपराध बढ़ जाता है। यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। अब इन सब मुद्दों पर मुहर तो जनता को लगाना है। हम तो हर उस खबर पर नजर बना के रखते हैं और उस खबर का राजनीतिक निहितार्थ अपने दर्शकों आपसे बांटने का प्रयास करते हैं। कितने सफल हैं, कितने असफल, प्रमाण पत्र केवल आपसे मिल सकता है नहीं। और अब तक यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए।
और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।